सोच कर देखिए, आज से लगभग 1000 साल पहले बिना किसी इंटरनेट या सोशल मीडिया के घने जंगलों के बीच बैठे राजा अपना पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस कैंपेन आखिर कैसे चलाते थे? हाँ, और वो भी उस दौर में जब कम्युनिकेशन के साधन ना के बराबर थे। बिल्कुल। तो इसका जवाब है सोने के सिक्कों, कूटनीतिक चालों और मनोवैज्ञानिक युद्ध से। आज की इस गहन चर्चा में हम छत्तीसगढ़ के उन गुमनाम साम्राज्यों के रहस्य सुलझाने वाले हैं जिन्होंने अपनी इन्हीं कमजोरियों को ताकत में बदल दिया। और दिलचस्प बात यह है ना कि जब भी हम भारतीय इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमारा सारा ध्यान मौर्य या गुप्त जैसे विशाल साम्राज्यों पर ही केंद्रित हो जाता है। हाँ, वही स्कूल की किताबों वाले साम्राज्य। वही तो। लेकिन प्राचीन दक्षिण कोसल और बस्तर के बिहाड़ों में तीन ऐसी प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्तियां थीं: शराबपुरिया, पांडुवंश और छिंदाक नागवंश। अच्छा। हाँ, और इनका राजनैतिक कौशल और कूटनीति किसी भी बड़े साम्राज्य से बिल्कुल कम नहीं थी। और आज के हमारे जो स्रोत है ना, वो कुछ बहुत ही हैरान करने वाले सुरागों पर आधारित हैं। मतलब जंगलों में मिले प्राचीन ताम्रपत्र, गरुड़ और शंख के निशान वाले सोने के सिक्के और कुछ ऐसे शिलालेख जो हमें इन शासकों की महत्वाकांक्षाओं की पूरी कहानी बताते हैं। सही बात है। ये ताम्रपत्र और सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे। तो क्या थे ये? देखिए, ये उस समय का मास मीडिया थे जिनके जरिए राजा अपनी जनता और अपने दुश्मनों से सीधे संवाद करते थे। ओह वाह! तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि इन दुर्गम इलाकों में इन्होंने सत्ता कैसे हाथी आई, कैसे अपना शानदार इतिहास गढ़ा और कैसे एक हारने वाला राजा भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण युग का निर्माता बन सकता है। बिल्कुल। और ये सफर आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले 5वीं शताब्दी के भारत में चलना होगा। हाँ, ये वो दौर था जब वकाटक और गुप्त जैसे दिग्गज साम्राज्य अपने ही बोझ तले दबकर कमजोर पड़ रहे थे और इसी राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता के शून्य के बीच शारबराज नाम के एक सामंत ने अपनी चाल चली। शारबराज की जो टाइमिंग थी वो वाकई कमाल की थी। वो पहले वकाटक नरेश प्रवरासेन प्रथम का एक बहुत ही वफादार अधिकारी हुआ करता था। अच्छा, वफादार था पहले। हाँ, लेकिन जब उसने देखा कि केंद्रीय सत्ता की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो रही है और वकाटक परिवार आपसी कलह में उलझा है, तो उसने बिल्कुल सही मौके पर खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वाह! और इसी से शरबपुरिया राजवंश की नींव पड़ी। राजनीति का ये एक बड़ा सीधा उसूल है कि कमजोरी ही हमेशा एक नए अवसर को जन्म देती है। ये तो कॉर्पोरेट जगत के किसी बड़े ड्रामे जैसा लग रहा है मुझे। कैसे? जैसे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई बहुत ही होनहार और चतुर रीजनल मैनेजर हो और जब उसे भनक लग जाए कि हेड ऑफिस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कंपनी डूबने वाली है, तो वो अपना अलग रास्ता निकाल लेता है। बिल्कुल वो सही मौके पर अपने ही क्लाइंट्स, अपने नेटवर्क और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक मजबूत राइवल कंपनी खड़ी कर ले। हाँ, ये तुलना इस हालात पर एकदम फिट बैठती है। शरावराज ने सिर्फ मौका नहीं देखा, उसने जमीन पर उस मौके को भुनाया भी। अपनी इस नई कंपनी या कहें साम्राज्य को स्थिरता देने के लिए शारावराज और उसके वंशजों ने एक बहुत ही कड़ा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। अच्छा, कैसा ढांचा? उनके राज्य में सत्ता का बंटवारा मुख्य रूप से दो हिस्सों में था। एक था राष्ट्र और दूसरा स्वराज्य। इनमें क्या फर्क था? दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं सुनने में। देखिए, स्वराज्य का मतलब था वो कोर इलाका जो सीधे राजा के नियंत्रण में था। यहाँ से खजाना और मुख्य सेना संचालित होती थी। ठीक है। और राष्ट्र? राष्ट्र वो क्षेत्र था जहां उनके भरोसेमंद सामंत राज करते थे। ये एक तरह से राजा के लिए बफर जोन का काम करते थे और इस पूरे तंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम यानी गांव होती थी, जहां से रोजमर्रा का प्रशासन और टैक्स वसूली चलती थी। यहाँ एक बड़ा रहस्य मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा रहस्य? इन राजाओं ने शहरापुर नाम की राजधानी तो बसाई, लेकिन आज तक किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि ये जगह आखिर असल में थी कहाँ। हाँ, ये एक दिलचस्प पहेली है।
मतलब कुछ सुराग इसे मल्हार के आसपास बताते हैं, तो कुछ इसे सिरपुर के करीब मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरी की पूरी राजधानी ही गायब हो जाए? राजधानी की सटीक लोकेशन का न मिलना इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि इस वंश के ज्यादातर आधिकारिक आदेश या ताम्रपत्र उसी शारापुर से जारी किए गए थे। वही तो। हो सकता है कि वो शहर लकड़ी या कच्ची ईंटों से बना हो जो समय की मार न झेल सका। उस शहर का भौगोलिक प्रमाण भले ही जमीन से मिट गया हो, लेकिन उनकी आर्थिक ताकत के सुराग जमीन के नीचे सुरक्षित रह गए। आप उनके सिक्कों की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। मुझे इन सिक्कों के डिजाइन ने बहुत हैरान किया। राजा प्रसन्न मात्र के जो सोने के सिक्के मिले हैं, वे सिर्फ व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले उदू धातु के टुकड़े नहीं लगते। इनके ऊपरी हिस्से में गरुड़, शंख और चक्र के साथ गजलक्ष्मी की छवि उकेरी गई है और नीचे ब्राह्मी लिपि में राजा का नाम है। हाँ, बहुत डिटेल थे सिक्के। तो क्या इतनी मेहनत सिर्फ अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए की गई थी? नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं था। सिक्के प्राचीन काल का सबसे प्रभावी पीआर टूल थे। जब कोई राजा सोने के सिक्के ढालता था तो वो एक साथ कई मोर्चों पर अपनी जीत का ऐलान कर रहा होता था। अच्छा। पहला तो ये कि वो दुनिया को बता रहा था कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो कीमती धातुओं में लेन देन कर सकता है, और दूसरा, गरुड़, शंख और चक्र का इस्तेमाल ये स्पष्ट संदेश देता था कि वे परम वैष्णव हैं, विष्णु के उपासक हैं। मतलब वो धर्म के जरिए अपने शासन को सही ठहरा रहे थे। बिल्कुल। प्राचीन काल में सत्ता को वैधता यानी लेजिटिमेसी की जरूरत होती थी। देवताओं के प्रतीकों का उपयोग राजा को एक डिवाइन राइट या दैवीय अधिकार देता था कि ईश्वर ने उसे राज करने के लिए चुना है। हाँ, एग्जैक्टली। और एक और बहुत ही साहसिक कदम जो इन राजाओं ने उठाया वो इनके कैलेंडर से जुड़ा है। कैलेंडर्स? ऐसी क्या खास बात थी उनमें? उस दौर में गुप्त साम्राज्य का बहुत बड़ा दबदबा था, लेकिन शारापुरियों ने अपने ताम्रपत्रों में गुप्त संवत या उनके कैलेंडर का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। और यही इनकी सबसे बड़ी कूटनैतिक जीत थी, है ना? बिल्कुल। उस समय गुप्त संवत का इस्तेमाल करना एक तरह से ये मान लेना था कि आप अप्रत्यक्ष रूप से ही सही गुप्तों के अधीन हैं। इस कैलेंडर को खारिज करके और अपने ही शासन के वर्षों को आधार बनाकर शारापुरिया राजाओं ने बिना कोई युद्ध लड़े ये घोषणा कर दी कि हम किसी के सामंत नहीं हैं। हम एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र और संप्रभु सत्ता हैं। क्या बात है! हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई साम्राज्य इतना अमीर, स्थिर और स्वतंत्र हो जाता है तो असली खतरा सरहदों के पार से नहीं आता। हाँ, वो अंदर से ही आता है। बुरी खतरा दरबार के अंदर बैठे महत्वाकांक्षी लोगों से होता है। और शराबापुरियों के साथ भी ठीक यही हुआ, जिसने दक्षिण कोसल में एक नए वंश पांडु वंश को जन्म दिया। ये तख्ता पलट सत्ता के खेल का एक बहुत ही निर्मम लेकिन क्लासिक उदाहरण है। शाराभापुरी वंश के एक राजा हुए सुदेवराज। उनके दरबार में एक उच्च अधिकारी था इंद्रबल। जब सुदेवराज की मौत हुई तो गद्दी को लेकर जो खालीपन आया, इंद्रबल ने उसे भरने में जरा भी देर नहीं की। लेकिन इंद्रबल ने ये तख्तापलट किया कैसे? क्या उसने बाहर से कोई सेना बुलाई थी या सीधे महल पर हमला कर दिया था? सीधे हमले की तो उसे जरूरत ही नहीं थी। महामंत्री या प्रमुख अधिकारी होने के नाते प्रशासन के हर हिस्से, खजाने और साम्राज्य के सामंतों पर उसकी गहरी पकड़ थी। अच्छा। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो उसने उन वफादार सामंतों को कूटनीति से अपने पक्ष में कर लिया जो अब तक शराबपुरियों के प्रति वफादार थे। ये सिस्टम के अंदर से किया गया एक साइलेंट टेकओवर था। मतलब अपने ही बॉस को हटाकर खुद बॉस बन जाना। और फिर अपनी पहचान पुख्ता करने के लिए उसने एक नया शहर बसाया, इंद्रपुर, जिसे आज हम खरौद के नाम से जानते हैं। ये उसकी सत्ता का नया केंद्र बना। ये एक काफी सोच समझकर उठाया गया राजनैतिक कदम था। नई राजधानी का मतलब था पुराने राजवंश की यादों को मिटाकर एक नई शुरुआत करना। बिल्कुल। लेकिन इस पांडुवंश को एक असली साम्राज्य का रूप दिया उसके पोते महाशिव तिवारदेव ने। उसने पूरे कोसल मंडल पर अपनी सेना के दम पर अधिकार जमा लिया और कोसालाधिपति का टाइटल ले लिया। फिर भी जब हम
कोसल के स्वर्ण युग की बात करते हैं तो वो उपाधि सैन्य बल दिखाने वाली तिवरदेव को नहीं दी जाती, वो दी जाती है महाशिवगुप्त बलार्जुन को। हाँ, महाशिव गुप्त बलार्जुन का शासनकाल वाकई असाधारण था। उसने बचपन में ही राजपाट संभाल लिया था और लगभग 60 वर्षों तक गद्दी पर बैठा रहा। 60 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। वही तो, प्राचीन भारत में इतना लंबा और बिना किसी बड़े आंतरिक विद्रोह के स्थिर शासनकाल मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है। पर यहाँ मुझे थोड़ा शक होता है। शक? किस बात का? देखिए, एक तरफ हमसे स्वर्ण युग कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं कि दक्षिण भारत के चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने बलार्जुन को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया था। हाँ, ये ऐतिहासिक तथ्य तो है। तो वही ना, जिस राजा को अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना पड़ा हो, उसका शासनकाल स्वर्ण युग कैसे हो सकता है? हारने वाले का स्वर्ण युग तो मुझे एक विरोधाभास लगता है। ये सवाल पहली नज़र में बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इतिहास में स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं होता कि कोई राजा युद्ध में अजेय था। तो फिर पैमाना क्या होता है? स्वर्ण युग का पैमाना होता है कि आम जनता का जीवन कैसा था। क्या अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी? क्या कला, साहित्य और वास्तुकला नई ऊंचाइयों को छू रही थी? बलार्जुन भले ही पुलकेशिन द्वितीय की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाया, लेकिन उसने अपने राज्य में स्थिरता बनाए रखी। बिल्कुल, उसने अपने राज्य के भीतर 7 सालों तक जो शांति और समृद्धि बनाए रखी, वो किसी एक सैन्य विजय से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। मतलब सिर्फ तलवार की धार से इतिहास नहीं लिखा जाता, बल्कि समाज के विकास से लिखा जाता है। एकदम सटीक बात कही आपने। बलार्जुन का सबसे बड़ा योगदान उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता थी। वो व्यक्तिगत रूप से परम शैव था, जो शिव का कट्टर भक्त होता है। ठीक है। लेकिन उसने अपनी इस निजी आस्था को राजधर्म पर हावी नहीं होने दिया। उसी के राज में सिरपुर बौद्ध धर्म और बौद्ध विहारों का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। और शायद यही वजह है कि मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने उसी दौरान सिरपुर की यात्रा की थी। हुएनसांग कोई आम पर्यटक तो था नहीं, वो ज्ञान की तलाश में आया था। बिल्कुल। और हुएनसांग के वृत्तांत बताते हैं कि सिरपुर में हजारों बौद्ध भिक्षु रहते थे और वहाँ 100 से ज्यादा विहार थे जिन्हें खुद राजा का संरक्षण प्राप्त था। क्या बात है! एक शिव भक्त राजा होकर बौद्ध धर्म के विद्वानों को इतनी आर्थिक मदद देना सच में उस समय की एक बेहद उन्नत सोच को दर्शाता है। हाँ, और इससे न केवल सामाजिक सद्भाव बढ़ा, बल्कि दूर दूर से व्यापारी सिरपुर आने लगे, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इसी दौर में प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण भी हुआ, जो लाल ईंटों से बनी वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। स्वर्ण युग इसी परिपक्वता का नाम है। बहुत खूब। अब दक्षिण कोसल के इस शांत और सहिष्णु समाज के बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, बस्तर की तरफ। हाँ, बस्तर के उन बेहद जंगलों, नदियों और घाटियों में, जिसे उस समय चक्रकोट या भ्रमरकोट कहा जाता था, वहाँ एक बिल्कुल ही अलग तरह की कहानी चल रही थी, छिंदक नागवंश की कहानी। बस्तर का भूगोल ही ऐसा है कि वो हमेशा से एक दुर्गम और अभेद्य किला रहा है। वहाँ की घनी हरियाली के बीच राज करने वाले छिंदक नाग राजाओं का मिजाज भी उसी भूगोल की तरह आक्रामक और जुझारू था। और उनका प्रतीक चिन्ह था बाघ और बाघ शवक, यानी टाइगर एंड कब। ये सीधे तौर पर उनकी हिंसक शक्ति का प्रतीक था। बाघ और बाघ शवक, ये कोई शांति का संदेश तो बिल्कुल नहीं है। और इस वंश का सबसे चर्चित राजा था सोमेश्वर देव प्रथम। कुरुसपाल शिलालेख में उसकी कहानी किसी एक्शन पैक्ड रिवेंज ड्रामा से कम नहीं लगती। हाँ, सोमेश्वर देव प्रथम की शुरुआत ही एक भयंकर खून खराबे से हुई थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद सत्ता पर मधुरांतक देव नाम के एक प्रतिद्वंद्वी ने कब्जा जमा लिया था। फिर सोमेश्वर ने क्या किया? सोमेश्वर ने उसे युद्ध के मैदान में मौत के घाट उतार दिया और अपनी पैतृक गद्दी वापस छीन ली। लेकिन वो सिर्फ अपनी गद्दी पाकर रुकने वाला नहीं था। कुरुसपाल का शिलालेख बताता है कि
उसने वेंगी, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का बेहद उपजाऊ क्षेत्र है, वहां हमला किया। उड़ीसा और लांजी तक अपने घोड़े दौड़ाए। और वेंगी के बारे में तो शिलालेख में एक लाइन है कि उसने वेंगी को ऐसे जला दिया जैसे अर्जुन ने खांडा वन को जलाया था। ये एक स्थापित सैन्य कूटनीति थी, जिसे आज की भाषा में शॉक एंड ऑ कह सकते हैं। अपने दुश्मनों की राजधानियों को पूरी तरह जलाकर राख कर देना महज क्रूरता नहीं थी। तो एक मैसेज था। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वो आसपास के सभी राज्यों के मन में खौफ बैठाना चाहता था कि अगर छिंदक नागों से पंगा लिया तो तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिक युद्ध तक तो ठीक है, लेकिन इन शिलालेखों में मुझे एक ऐसा डेटा मिला जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह घुमा दिया। अच्छा, कैसा डेटा? इसमें दावा किया गया है कि सोमेश्वर देव ने कोसल के 6,96,000 गांव पर कब्जा कर लिया था। ओ, ये वाला आंकड़ा। अब जरा रुकिए, 6,96,000 गांव। आज अगर हम पूरे भारत के गांवों को मिला दें तो भी शायद आंकड़ा मुश्किल से यहां तक पहुंचेगा। क्या ये प्राचीन राजा अपने पीआर कैंपेन में कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं छोड़ रहे थे? देखिए, ये अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन पहली बार में किसी को भी हैरान कर सकती है। भौतिक रूप से इतने गांव होना वाकई नामुमकिन है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने का एक खास तरीका होता है। वो क्या? विद्वानों ने इस पहेली को बहुत अच्छी तरह समझाया है। जब भी अभिलेखों में ऐसी भारी भरकम संख्याएं आती हैं तो वे असल में इलाकों या गांव की भौतिक गिनती नहीं होती। तो फिर वो राजा आखिर किस चीज की गिनती करवा रहा था शिलालेख पर? वो गिनती होती थी उस इलाके से आने वाले राजस्व यानी टैक्स की। उस समय कारशापन नाम के सिक्के चलन में थे। अच्छा, कारशापन। हाँ, तो जब शिलालेख में 6,96,000 का जिक्र आता है तो वो ये बता रहा है कि सोमेश्वर ने एक ऐसे विशाल क्षेत्र को जीत लिया है जहां से उसे इतने काशापन का सालाना रेवेन्यू या टैक्स मिलता है। ओ, अब समझ आया। ये उसके साम्राज्य के भौगोलिक आकार को नहीं बल्कि उसकी आर्थिक ताकत को दिखाने का एक कोड था। बिल्कुल, ये हुई ना बात। मतलब वो जमीन की एकड़ नहीं गिन रहे थे, वो अपनी बैलेंस शीट का टर्नओवर बता रहे थे। लेकिन सोमेश्वर की ये आक्रामकता और अमीरी ज्यादा दिन तक उसके काम नहीं आई। उसका पाला पड़ गया रत्नापुर के कालचुरी राजा जयाजलदेव प्रथम से। हाँ, जयाजलदेव प्रथम और सोमेश्वर का टकराव दो अदम्य शक्तियों का टकराव था। दोनों ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1114 ईस्वी के शिलालेख से पता चलता है कि दोनों के बीच एक बेहद खूनी युद्ध हुआ। और इस युद्ध का नतीजा सोमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जयाजलदेव ने न सिर्फ सोमेश्वर की अपार सेना को कुचल दिया, बल्कि सोमेश्वर और उसकी रानियों को बंदी बना लिया। ये एक ऐसे राजा के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी रही होगी जिसने कभी दूसरों की राजधानियां जलाई थीं। हाँ, ये सोमेश्वर के घमंड का पूरी तरह टूटना था। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि कूटनीति की मेज पर लिखा गया। वही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बिल्कुल, जयाजलदेव ने सोमेश्वर को बंदी बनाने के बाद उसे रिहा कर दिया और उसका पूरा राज्य यानी चक्राकोट उसे वापस लौटा दिया। शिलालेखों में इसे जयाजलदेव की माता के हस्तक्षेप और राजा की महानता के रूप में दर्शाया गया है। शिलालेख तो गर्व से पूछता है कि क्या आपने संसार में ऐसा दयालु राजा देखा है? यहाँ मेरी जो कूटनीतिक सेंसर है ना, हाँ वो बड़ी तेजी से काम कर रही है। हाँ जी। क्या ये सच में एक राजा की दयालुता थी? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये आज की फ्रेंचाइजी या पपेट स्टेट वाली शातिर रणनीति थी। खुद सरदर्द लेने के बजाय एक हारे हुए राजा को ही अपना मैनेजर बना दो। आपने इस राजनीति को बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई दया नहीं थी बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। सच में? हाँ, देखिए, रत्नापुर मैदानी इलाका था और जल्लादेव अच्छी तरह जानता था कि बस्तर के उन भयानक जंगलों और घाटियों में रत्नापुर से सीधा शासन करना असंभव है। अगर वो अपनी सेना वहां रखता तो उसे रोज होने वाले गिरीला विद्रोहों का सामना करना पड़ता। तो दुश्मन को हरा दो, उसका गुरूर मिट्टी में मिला दो और फिर उसी के कंधे पर बंदूक रखकर कहो कि अब तुम हमारे नाम पर यहाँ का राज का संभालो और हमें टैक्स देते रहो।
एकदम सही। जल्लादेव ने विजय भी हासिल की, अपना राजनीतिक दबदबा भी कायम कर लिया और एक विद्रोही इलाके पर प्रशासन का भारी भरकम खर्च और सरदर्द भी अपने ऊपर नहीं आने दिया। मध्यकालीन भारत में इससे बेहतर कूटनीतिक रणनीति मिलना वाकई मुश्किल है। क्या बात है। इस पूरी चर्चा ने इतिहास को सिर्फ तारीखों और खंडरों से निकालकर एक जीवित सांस लेते पॉलिटिकल ड्रामे में बदल दिया है। हाँ, क्योंकि इतिहास को पढ़ने का असली मजा यही है। बिल्कुल। अगर हम आज के सफर को समेटें तो हमने देखा कि कैसे शारापुरियों ने वकाटकों की आपसी फूट का फायदा उठाकर सत्ता हासिल की और गुप्तों का कैलेंडर ठुकराकर अपनी आज़ादी का शानदार ऐलान किया। और हमने ये भी जाना कि पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का स्वर्ण युग किसी युद्ध को जीतने के बजाय 7 सालों की आर्थिक स्थिरता और बौद्ध तथा शैव धर्मों को साथ लेकर चलने की परिपक्वता का परिणाम था। और अंत में छिंडक नागवंश का वो आक्रामक रवैया जो जजालेदेव की ठंडी और सादी हुई कूटनीति के सामने हार गया। एक ऐसी कूटनीति जहां जीतने वाला हारने वाले को ही अपना मोहरा बना लेता है। ये सभी कहानियां हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती हैं कि आज हम जिन्हें मॉडर्न पीआर, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस या कूटनीति कहते हैं, उनकी जड़ें इन जंगलों और पहाड़ों में हजारों सालों से मौजूद रही हैं। सत्ता की भूख, खुद को वैध साबित करने की जड़, जो जद्दोजहद और संसाधनों पर कब्जा करने की मानव प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। यही इतिहास की सबसे बड़ी खूबी है। वो हमें हमारे ही आज का आईना दिखाता है। तो जाते जाते एक विचार है जो इस पूरी चर्चा से निकलकर सामने आता है। इन प्राचीन राजाओं ने शिलालेखों और ताम्रपत्रों पर अपना इतिहास खुद लिखवाया, अपनी सफलताओं को खूब बढ़ा चढ़ाकर और एक बिल्कुल परफेक्ट रूप में पेश किया। हाँ, वो तो उन्होंने किया ही। भविष्य के पुरातत्वविदों को हमारे बारे में जानने के लिए सिर्फ हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मिलें, जहां हम सिर्फ अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें, वेकेशन और उपलब्धियां डालते हैं, तो वो भविष्य के लोग हमारे बारे में कैसा अतिशोक्तिपूर्ण और परफेक्ट इतिहास लिखेंगे? क्या वो भी किसी स्वर्ण युग का धोखा खा जाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।